तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे वो किस्सा जो बहुत हैरान करने वाला है, हैरानीजनक है। एक उस शख्स की कहानी जो एक ज़माने में मुंबई के एक पॉश इलाके में डांस बार चलाया करता था, डांस बार का मालिक था। जब पूरी मुंबई में एक दौर था जब बहुत बड़े लेवल पे डांस बार में पैसा उड़ाया जाता था और बहुत महंगी डांसर्स उसमें नाच किया करती थी। बड़े बड़े लोग, क्रिकेटर, एक्टर, वीआईपीज, ये सब लोग वो डांस देखने जाया करते थे। आज के दिन में वो शख्स जो एक ज़माने में बार का मालिक था, बार चलाता था, उसने 2 दिन पहले मुंबई में अपनी एक प्रॉपर्टी बेची है 1200 करोड़ रुपए में। हैरानी हुई ना आपको सुन के। वो शख्स जो बार चलाता था वो ऐसा ऐसा बहुत बड़ा बिल्डर बन गया। अपने जहाज़, अपने हेलीकॉप्टर्स आ गए और मुंबई में बहुत पॉश इलाकों में उसने हाई राइज टावर्स बनाए, कहीं अकेले और कहीं किसी ना किसी बड़े बिल्डर से मिलके। इसी किस्म की उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वर्ली में डेवलप की गई, जिसके लिए उसने कोई 1400 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था 2 डिफरेंट कंपनी से। अभी वो प्रोजेक्ट बन के पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, लेकिन तकरीबन सब के सब फ्लैट उसके बिक चुके हैं। और उस शख्स का नाम है सुधाकर शेट्टी। सुधाकर शेट्टी वही सुधाकर अन्ना है जो एक ज़माने में विले पार्ले जुहू एरिया में दीपा बार चलाया करता था। अब ये दीपा बार सुन के आपके कान जरूर खड़े हुए होंगे। ये वही दीपा बार है जहाँ पर उस ज़माने की सबसे बड़ी डांसर तरन्नुम नाच किया करती थी। अब तरन्नुम का नाम तो आप सबको मालूम है। कितनी बड़ी छोटी सी उम्र में कितना पैसा और कितनी शोहरत उस लड़की ने कमाई। शायद वो मुंबई की पहली डांसर थी जिसके घर पर बहुत बड़े लेवल पे इनकम टैक्स की रेड भी हुई। सीबीआई के छापे पड़े, पुलिस की इंक्वायरी हुई, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम एक बार क्रिकेट बैटिंग में भी आ गया था। श्रीलंका का प्लेयर मुरलीधरन उसकी बार में आया करता था। इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग उसकी बार में जाके डांस देखने जाते थे, उसके दोस्त बन गए थे। उन सबको लेके जो अटकलें चली कि उसका कहीं ना कहीं क्रिकेट बैटिंग से लेना देना है। जब उसके घर में इनकम टैक्स की रेड हुई तो तकरीबन 25-30 लाख रुपया कैश मिला था और उस ज़माने की एक लग्जरी गाड़ी सोनाटा वो उसकी बरामद हुई थी। बंगला था उसका वर्सोवा में, जो वर्सोवा टेलीफोन एक्सचेंज के पास महाड़ा के बेंगलुरु है, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसने कोई 200-200 गज के प्लॉट बेचे थे जिस पे लोगों ने ग्राउंड +1 और उसके ऊपर सेकंड फ्लोर आधा के बंगले बनाए हुए थे। हालांकि उत्तर भारत की तुलना में इसको हम बंगला नहीं कह सकते, ये कह सकते हो कि छोटे छोटे प्लॉट्स में 2-3 फ्लोर बना के लेकर, क्योंकि इंडिपेंडेंट थे। आप किसी बिल्डिंग में रहते हो फ्लैट में तो उसमें बहुत सारे लोग और रहते हैं, एक सोसाइटी होती है, कोई चेयरमैन होता है, कोई सेक्रेटरी होता है, लेकिन यहाँ पर आप अपने उस घर के अकेले मालिक को, किसी की शर्तें आपको सुननी नहीं पड़ती। तो इसी किस्म का एक छोटा सा वो बंगला नुमा घर तरन्नुम का हुआ करता था। उसके बाद तरन्नुम तो गायब हो गई कुछ साल। कहीं कुछ लोगों ने कहा दुबई चली गई, कुछ लोगों ने कहा अफ्रीका चली गई, लेकिन काफ़ी सालों के बाद वो वापस मुंबई आ गई है और अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ मुंबई के एक इलाके में रह रही है। खैर, सुधाकर शेट्टी वो दीपा बार का मालिक, उसके बाद उसने वो बार बंद कर दिया। बार बंद करके वो ज़माना था जब बाबा रामदेव का योग आसन बहुत
मकबूल हुआ था। एक फैशन सा बन गया था योगा करना। उसी के चलते उसी बार में जहाँ एक ज़माने में घुंघरुओं की छनकार सुनाई देती थी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के गानों पे सैकड़ों नर्तकियाँ 24 घंटे तकरीबन वहाँ पे डांस करती थी, वहीं पे अब नीचे ताटपत्री बिछा के योगासन सिखाया जाता था। उसके बाद ये आदमी कई साल गुम सा रहा, लेकिन अचानक खबरों में आया जब जुहू में समुंदर के किनारे उस इलाके में जहाँ पर शबाना आज़मी और जावेद अख्तर रहते, और उसके पास एक बिल्डिंग बना रहा था जिसको दूसरे लोगों ने कहा ये कोस्टल रेगुलेशन जोन जो CRZ है उसके नियमों के खिलाफ है। समुंदर के किनारे हाई राइज बिल्डिंग नहीं बन सकती। बहुत लोगों ने मोर्चे लगाए, धरने लगाए, घेराव किया, कोर्ट में भी गए, म्यूनसिपैलिटी में शिकायत की, मुख्यमंत्री को मिले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो बिल्डिंग उसी तरह बन गई जिस तरह की सुधाकर शेट्टी बनाना चाहता। और उसके साथ पता चला कि उसने देखते देखते कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। उनमें से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट वो थे जो और बिल्डर्स ने शुरू किए थे, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। जो पहले के लोग वहाँ रहते थे वो घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। पुरानी चाल और झोपड़े तोड़े नहीं जा सकते थे, नई बिल्डिंगें बनाई नहीं जा सकती। उनमें से एक प्रोजेक्ट था साइंस स्टेशन के पास, साइंस सर्कल के पास, जहाँ पे PVR सिनेमा है। एक सिनेमा में रूपम टाकीज हुआ करता था और पेनिनसुला रेस्टोरेंट बहुत मशहूर है। उसके बिल्कुल साथ एक कंपाउंड था बड़ा, उसको एक बिल्डर ने खरीदा था, बाबा बिल्डर्स ने, लेकिन उससे वो एरिया खाली नहीं हो सका क्योंकि लोकल जो कम्युनिटी थी वो बहुत स्ट्रांग थी। उसके बाद सुधाकर शेट्टी अपनी कंपनी लेके वो प्रोजेक्ट टेक ओवर कर लेता है और उसका नाम सहाना बिल्डर्स जो इसकी कंपनी का नाम है, उसके बोर्ड चारों तरफ लग जाते। बड़ी संख्या में बॉडीगार्ड किस्म के लोग, बाउंसर्स वहाँ पे बैठा दिए जाते हैं और देखते ही देखते लोगों को डराना धमकाना शुरू हो जाता है। अब देखिए उस प्रोजेक्ट में इतने बड़े बड़े लोग आए रोकने के लिए, जिनमें से मेधा पारकर एक थी। बहुत लोगों ने मुजाहरे किए, धरने दिए, भूख हड़ताल पे बैठे, लेकिन देखते देखते इमारत शुरू भी हो गई। एक इलाके में एक कॉर्नर पे एक टावर बन के खड़ा हो गया और जब एक टावर बना तो लोगों का दिल टूट गया, हौसले टूट गए कि इस शख्स के साथ हम नहीं लड़ सकते। एक एक करके सब घर खाली हो गए। आज वहाँ पे उस इलाके का सबसे महंगा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया। उसके बाद ये शख्स ने हाथ मिलाए उन बड़े बिल्डर से जो कुछ कारणों से कुछ इलाकों में अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर सकते थे। उन्हीं को लेके एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। सबसे जो पॉश इलाका है उस मुंबई का, साउथ मुंबई में, जिसको वर्ली कहा जाता है, वहाँ पे जो हाजी अली दरगाह आपने बहुत बार समुद्र में बनी हुई देखी होगी, उसके साथ दरिया महल बिल्डिंग है और नेहरू प्लानिटोरियम है। वो बहुत ही सुपर रिच इलाका है, उसको कहते हैं एनी बेसेंट रोड। तो उस रोड के ऊपर एक प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट का इस आदमी ने शुरू किया। नॉर्थ बॉम्बे के एक बड़े बिल्डर हैं ओबराय रियल्टी, उनके जो मालिक हैं विकास ओबराय, उनके साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई, उसका नाम रखा ओएसिस रियल्टी। और उस एनी बेसेंट रोड, जिसको AB रोड भी कह देते हैं, वहाँ पे वो 2 टावर बनाए गए, मल्टी स्टोरी टावर्स। एक टावर तो एक बहुत बड़े होटल ग्रुप को, रिट्स होटल जो है, उसको दे दिया गया बनने के पहले, और जो दूसरा रेसिडेंशियल टावर बनना था वो भी रिट्स को दिया गया उसकी मेंटेनेंस चलाने के लिए। आजकल मुंबई में एक नया रिवाज चला है, आप
बड़े जो हाई एंड जो टावर्स बन रहे हैं उनमें आपको घर में नौकर चाकर सफाई वाले रखने की ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर शॉपर कुछ नहीं। आप खाली जो एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी को पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो, आपको जो भी चाहिए आप नीचे रिसेप्शन पे फ़ोन कीजिए, क्या चाहिए वो हॉस्पिटैलिटी का स्टाफ आपको घर में सब कुछ दे के जाएगा, आपके घर की सफाई करके जाएंगे। वो इसी तरह होता है जैसे एक 5 स्टार होटल में आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, लेकिन फ़र्क इतना है कि वहाँ वो होटल का कमरा होटल वाले का होता है, यहाँ पर या आपका फ्लैट आपका होता है। बाकी सब सर्विसेज एक यूनिफाइड हॉस्पिटैलिटी कंपनी आपके लिए करती है। तो आपके घर में मेहमान आ गए, आप नीचे फ़ोन करोगे कि 10 लोगों के लिए चाय बिस्कुट ये नमकीन और स्नैक लेके आ जाओ, तो फटाफट जैसे रूम सर्विस होती है होटल की उसी तरह वो सब कुछ आपके घर में पहुंच जाएगा। लेकिन ये सब कुछ बहुत महंगे भाव पे मिलता है। बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे ये सब सर्विसेज लेने के लिए आपको 1 महीने की जो आपकी जो मेंटेनेंस फ़ी होती है हर महीने जो आपको सोसाइटी को देनी पड़ती है वो 60 70 हज़ार भी होती है और कहीं 1.5 लाख भी है। हर महीने का 60 70 हज़ार से लेके 1.5 लाख रुपया आपको इस किस्म की लग्जरी फैसिलिटीज़ लेने के लिए देना पड़ता है। अब अंदाज़ा लगा लीजिए अगर मेंटेनेंस इतनी है तो आपकी 1 महीने की कमाई कितनी होनी चाहिए। तो इसी किस्म की ये बिल्डिंग ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो बनाई, ओबराय और सुधाकर शेट्टी ने मिलके उसका नाम रखा 360 वेस्ट। मतलब 360 डिग्री का व्यू आपको हर घर से मिलेगा। पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है वहाँ पे, लेकिन नाम रख दिया गया 360 वेस्ट। अब उसमें जो मैंने जैसे बताया आपको, एक टावर में तो रिट्स का होटल बनना है, 5 स्टार होटल। दूसरे में जो फ्लैट बने हैं उसमें से जब से वो बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी उसी समय से बुकिंग चालू थी और ज़्यादातर फ्लैट उसमें जो बिक चुके हैं अभी तक वो 50 करोड़ से लेके 70 करोड़ तक की पर फ्लैट की कीमत से बिके। अब कुछ फ्लैट उसमें खाली रह गए थे जिनको बेचना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सुधाकर शेट्टी ने 1000 करोड़ रुपए का कर्जा बजाज फाइनेंस कंपनी से लिया था। अब उनको लोन वापस 1000 करोड़ का इंटरेस्ट कितना होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। उस इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था, फ्लैट बिक नहीं रहे थे, पैसा वापस करना है, प्रेशर बहुत होता है। पहले नोटबंदी, बाद में जीएसटी, उसके बाद में कोरोना और उसके बाद में बाज़ार की मंदी, खरीदने वाले कम, अब माल ज़्यादा पड़ा है, क्या करोगे। जो बिकने तो वो बिक गए, बाकी के नहीं बिक रहे। तो सुधाकर शेट्टी और विकास ओबराय ने कोशिश की कि एक बल्क परचेजर खरीदा जाए, एक ही बड़ी कंपनी ऐसे खरीदी जाए जो बचे हुए 23 घर जो है 23 फ्लैट वो एक ही लॉट में खरीद ले। अब विकास में इसका ज़्यादा रोल नहीं था क्योंकि उसने अपने हिस्से का पैसा ऑलरेडी डाल दिया था। ये 1000 करोड़ का लोन बजाज फाइनेंस का और 400 रुपये का करोड़ एक हांगकांग की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसका नाम है HC लोई, उससे लिया हुआ था। तो ये 1400 करोड़ रुपया इमीडिएटली सुधाकर शेट्टी को अपने हिस्से का लैंडर्स को देना था। तो प्रेशर था। अब 4-5 महीने से एक बल्क परचेजर, एक बड़ा ग्राहक ढूंढने की कोशिश चल रही थी और वो आकर आज से 1-1.5 महीना पहले मिल गया। और वो खरीदने वाला कोई और नहीं, मुंबई का बहुत बड़ा ही नहीं बल्कि देश का बहुत बड़ा दमानी ग्रुप है। अब ये दमानी ग्रुप कौन है ये भी आप सोच लीजिए। आपके हर शहर में आपने एक सुपर स्टोर देखा होगा जिसका नाम है डी मार्ट। तो डी मार्ट के जो मालिक हैं
वो राधा कृष्ण जो हैं वो डी मार्ट के जो मालिक हैं वो उनका ग्रुप है। उन्होंने अपने भाई, रिश्तेदार और अपने फ्रेंड सर्कल में इकट्ठा होके इन 23 फ्लैट्स की एक तरीके से बोली लगा दी। अब जो फ्लैट पहले 50 करोड़ से ऊपर बिका था, 60 में भी, 75 में भी, इसके पहले एक बड़ी फैमिली ने 2 फ्लैट खरीदे थे 150 करोड़ के, तो समझ लो 75 करोड़ का एक फ्लैट उस जमाने में था, जो अभी बिल्डिंग पूरी होने वाली है, बन के रेडी है, लेकिन इंटरनल फिटिंग और जो जो प्रॉमिस किया गया था हम आपको ये देंगे वो देंगे, वो अभी लगना बाकी है। लोगों ने रहना शुरू नहीं किया है, लेकिन पैसे की मजबूरी थी तो बेचना पड़ा। अब इन फ्लैट्स को सस्ते भाव पे बेच दिया गया, जो कि अगर वो वही 23 फ्लैट इनको अगर 70,000 के होते तो बहुत महंगे, 17 करोड़ का एक फ्लैट होता तो महंगे बिकते थे, लेकिन बड़ा सौदा था इसलिए कम रेट पे बेच दिए गए। अब ये दमानी जो फैमिली है, इनका काम ही बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट करना है। अभी 2020 में 3 साल पहले उसी इलाके में थोड़ा आगे जाके एक मालाबार हिल एरिया है, जहाँ पे महाराष्ट्र के गवर्नर का, हमारा गवर्नर हाउस है, चीफ मिनिस्टर का घर है और बड़े बड़े लोग उस इलाके में रहते हैं। तो मालाबार एरिया में नारायण दाभोलकर रोड पे एक मधु कुंज करके बहुत बड़ा बंगला था, तकरीबन 1.5 एकड़ में बना हुआ, अंग्रेज़ों के टाइम से, ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर का। वो एक बंगला दमानी फैमिली ने 2021 में 1001 करोड़ रुपए का खरीदा था। उसके साथ साथ बड़े स्टोर्स में जो अपनी डी मार्ट के अपने ब्रांचेस खोलने के लिए 300-400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और करके रखी। मुंबई के साथ साथ समुद्र के किनारे वहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे अपने रिजॉर्ट बनाए हुए हैं, बंगले रहने के बनाए हुए हैं। खैर, तो इतनी बड़ी इमारत में इतना बड़ा सौदा एक ही बार करके दमानी ने और उनके परिवार और दोस्तों ने मिलके ये 23 जो फ्लैट थे वो खरीद लिए। अब मुंबई शहर में चर्चा है कि इतनी मंदी के दौर में भी इतने बड़े बड़े सौदे होते हैं, तो ये पैसा किस तरीके से जनरेट किया जाता है और कितना बड़ा इंटरेस्ट लोगों को देना पड़ता है। अब उस 1200 करोड़ में से 1000 करोड़ उसने बजाज फाइनेंस का वापस कर दिया है। अब 200 करोड़ रुपया और इकट्ठा करके 400 करोड़ हांगकांग की कंपनी को देना बाकी है। सो दोस्तों, ये कहानी थी उस सुधाकर शेट्टी की, जो एक छोटी सी बार से लेके बड़ी बार चलाने तक आज मुंबई के बड़े बिल्डरों में से एक है। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।